हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यार, हमारा 8 स्टैंडर्ड का सिलेबस तो हमने यूट्यूब पे पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग के लिए कोई कंटेंट की कमी है ही नहीं, लेकिन जो आप लोग के लिए एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है वो हम लोग कंटिन्यूअसली बना रहे हैं और डेली बेसिस पे आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो आज फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 8 स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया था, ऑर्गन सिस्टम वाला, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आज इसका एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 है, यानी ये चैप्टर का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग करा देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से वीडियो को एंड तक देख लेना। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और एक और बहुत बड़ी मेहनत आपके लिए की जा रही है, जो कि दोस्तों JR ट्यूटोरियल्स की एप्लीकेशन। तो अगर आपने हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर नहीं किया है तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। सीट्स जब फुल हो जाएंगे बाद में जाके फिर पछतावा भी हो सकता है। तो जाके जरूर से रजिस्टर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में जाओ, JR ट्यूटोरियल टाइप करो, एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद 2 ऑप्शन पूछेगा, रजिस्टर और लॉगिन। तो सबसे पहले रजिस्टर करना, उसमें आपके डिटेल जो भी पूछेंगे वो फिलअप कर देना और उसमें फिर यूजर आईडी पासवर्ड आप खुद का क्रिएट कर सकते हो और फिर लॉगिन कर लेना। तो आप लोग हमारे ऐप में आ जाओगे और आपको देखो, खोल के देखो कैसा दिख रहा है, वो इंटरफेस कैसा दिख रहा है वो देखो यार, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत मजा भी आएगा आप लोग को। ठीक है, तो जरूर से करना। और आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस बहुत आपको मिलने वाली है इस ऐप पे। तो जरूर करना, सपोर्ट करना, हम लोग बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन। हम लोग ने इसके पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके जो भी क्वेश्चन है वो हमने पूरा सॉल्व करवाया है, मतलब पूरा उसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के फॉर्म में वो आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देख लीजिए हमारा इसके पहले का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। चलिए आज क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन। तो आपको पता है आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है। हमारे बॉडी में नसें होती हैं, नस होती है ना, नस। तो नस 2 टाइप की होती है, एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन। तो ये दोनों में फर्क क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर्टरीज यहां पे और इसमें हम लोग बात करेंगे वेन्स की। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले मैं आर्टरीज की बात करूं तो जो आर्टरीज होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये ब्लड को कैरी करता है, ठीक है ना, किसको, ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, ब्लड को ऑर्गन के पास पहुंचाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब इन शॉर्ट आर्टरीज का काम क्या है, ये जो आर्टरीज होती है ये एक ऐसे टाइप की नसें होती है जो ब्लड से क्या लेगा, हार्ट से ब्लड लेगा। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि नशे का काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना, और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो आर्टरीज क्या करता है, जो हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है उसको लेगा और उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करेगा। अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर लेके जाएगा। हार्ट से शुरू हो रहा है समझ लो, हार्ट से लेके अलग अलग ऑर्गन्स तक, चाहे वो किडनी हो, लंग्स हो, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, कहीं पे भी लेके जाने का काम कौन करेगा, आर्टरीज करेगा। वही अगर वेन्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, ये ब्लड को किसके पास लेके आता है, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। क्योंकि जैसे अभी हमने आर्टरीज आपको पढ़ाया, ठीक है ना, आर्टरीज जो मैंने आपको पढ़ाया, आर्टरीज क्या था कि वो हार्ट से ब्लड लेगा, दिल से, हार्ट से ब्लड लेगा, खून लेगा और उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। लेकिन यार उसके पास भी तो ब्लड आना चाहिए, तो कहीं से तो ब्लड आएगा ना, तो कौन लेके आएगा, उसके पास वेन्स लेके आएगा। तो वेन्स ऐसी टाइप की नसें होती है जो ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है, हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक आर्टरीज पहुंचाती है और हार्ट तक जो ब्लड पहुंचाने का काम करता है वो वेन्स करता है। ये हो गया पहला। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है दोनों के बीच में, कि जो आर्टरीज होती है ना, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और जो वेन्स होता है, वेन्स वो क्या करेगा, यहां पे वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। समझ में आया। देखो ऑब्वियसली हार्ट में आ रहा है तो हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। तो आर्टरीज जब लेके जा रहा है ब्लड को तो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन मिक्स हुआ ब्लड को लेके जाएगा। और वेन्स जब लेके आ रहा है ब्लड को तो ऑब्वियसली वो ब्लड के पास, ब्लड को हार्ट के पास क्यों ला रहा है, ताकि उसको प्यूरिफाई कर सके। हार्ट का काम ही है ना प्यूरिफाई करना और पंप करना। तो वो डीऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसको वो लेके आता है। ठीक है, फिर और भी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और बताओ मुझे आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क हो सकता है। तो देखो आर्टरीज जो होती है ना यहां पे, ठीक है, इसमें एक बेसिक फर्क ये भी है कि जो आर्टरीज होता है वो एक बहुत ही अलग तरीके से परफॉर्म करता है, जिसमें जो ब्लड होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो होता है। ठीक है ना, हाई प्रेशर से फ्लो होता है। और इसमें जो ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, वेन्स जो होता है दोस्तों, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा
लो प्रेशर से फ्लो होता है। ठीक है, लो प्रेशर से फ्लो होता है। और लास्ट बट बात करूं इसका जो चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो सकता है, यहां पे इसके जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से इलास्टिक होते हैं, मतलब थोड़े से लचीले होते हैं। ये जो आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं ना, जैसे पाइप का वॉल कैसा होता है, कड़क प्लास्टिक जैसा, इसके जो वॉल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। और जो ये वेन्स होते हैं दोस्तों, वेन्स, इसमें क्या होते हैं, वॉल्स जो होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं। वॉल्स जो होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये आपके डिफरेंस है। इसको भी सेम टू सेम अपने एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिल सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एक और क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आया हूं मैं, वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये क्या होता है, इसके लिए फिर से एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक इंटरनली में और एक एक्सटर्नली रेस्पिरेशन में। तो ध्यान से देखना, ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे मैं डालता हूं एक्सटर्नल, यहां पे रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहां पे हम लोग डिफरेंस की अगर बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा बेसिक फर्क है यहां पे। ठीक है ना, यहां पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल जो पहला पॉइंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो हमारा बॉडी होता है उसके बीच में होता है। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। तो ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, हम एटमॉस्फेयर से, हमारे एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बन रहा है और उससे छोड़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो हो रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में हो रहा है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली ये हमारे सेल के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, इनसाइड द सेल। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही होता है। ये आप लोग जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो सेल के अंदर एक रेस्पिरेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर भी ऑक्सीजन लिया जाता है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये आपको समझ में आ गया। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं यहां पे, अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट और क्या बोल सकता हूं मैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में और क्या फर्क है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल प्रोसेस ऐसा इसमें क्यों बोला गया है दोस्तों यहां पे, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे नोज के थ्रू ले रहे हैं, मतलब मैकेनिकल नहीं बोल सकते, या फिर आप मस्क्यूलर भी बोल सकते हैं उसको, मस्क्यूलर प्रोसेस, हमारे मसल्स के थ्रू, नोज के हम लोग बाहर के ऑर्गन से ले रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये इंटरनल में हो रहा है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से और भी ज्यादा डिफरेंस आप बता सकते हो कि ये दोनों में क्या फर्क है। और तीसरा पॉइंट में क्या बोल सकता हूं कि ये जो होता है ना, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो हम लोग अपने मन से वॉलंटरी एक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इनवॉलंटरी एक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये वॉलंटरी भी है, ये इनवॉलंटरी भी है। मतलब मेरे को ऑक्सीजन अगर रोकना है तो मैंने रोक लिया, तो मेरा खुद से कंट्रोल कर पा रहा हूं, लेकिन एक समय तक। लेकिन ये इनवॉलंटरी भी है क्योंकि एक समय के बाद मेरे को ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लूंगा तो मैं डेथ हो जाएगी मेरी। तो वो एक वॉलंटरी एक्शन भी है जो खुद के कंट्रोल में है, और जो इनवॉलंटरी है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अंदर हो रहा होगा। अभी भी जो मैं बोल रहा हूं, मैंने खाना खाया है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे अंदर हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन वॉलंटरी। ये जो प्रोसेस है वो नॉन वॉलंटरी प्रोसेस है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हो, और एग्जाम में अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा तो ऐसे आप 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट बना के लिख सकते हो। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, क्या होता है आर्टरीज एंड वेन्स, क्या होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है विच हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ ब्लड डोनर शुड बी चेक। मतलब अगर आप ब्लड देना चाहते हो किसी को, ब्लड दान, जैसे मैंने ब्लड डोनेशन किया हुआ है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, तो बाई चांस आपको ऐसा हुआ कि आपको किसी को ब्लड देना है, आपके रिलेटिव्स को, किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर ऐसे ही देना है, दान देना है, तो आपको क्या पैरामीटर पे खरे उतरना चाहिए, मतलब आपका मेडिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उस इंसान का एज होना चाहिए अच्छा खासा, मतलब वो बहुत ज्यादा यंग भी नहीं होना चाहिए और एक बहुत ज्यादा एजेड भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा माना जाता है 18+, लेकिन लगभग 50 के आसपास। मतलब मैं ये अप्रॉक्स बोल रहा हूं, ये जो मैं चीज बोल रहा हूं ये मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूं, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, आप दे सकते हो, लेकिन वो इंसान का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो एज फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही में एज के अलावा वो चेक करना पड़ता है कि क्या उस इंसान को कोई बीमारी तो नहीं है, डिसीज तो बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी चेक करना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें
कि इसका वेट कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, उस इंसान का जो वेट है बहुत ज्यादा तो नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा वेट है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। डिसीज में कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डायबिटीज हो गया, एचआईवी हो गया, इस प्रकार के डिसीज जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेट उसका एक परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकली फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए वो इंसान, ठीक है। साथ ही में ब्लड डोनेशन के पहले उसने कोई भी ड्रग्स, ठीक है ना, या फिर दारू, अल्कोहल, ये सब नहीं पिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्रग्स करके आया, अल्कोहल पी के आया तो उसके ब्लड में वो चीज पाया जाएगा तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें हैं, और भी ऐसे कई सारे चीजें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है व्हाइल डोनेटिंग द ब्लड। ब्लड डोनेशन के पहले ये सब चीज बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पे आप देखोगे अप्रोप्रिएट यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से हम लोग को ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, देखो आरबीसी ऑफ द ब्लड कंटेन डैश एंड आयरन कंपाउंड, मतलब आरबीसी जो होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर कौन सा आयरन कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो हेमोग्लोबिन है, अल्कालाइन है, डायफ्रागम है, रेड बोन मैरो है, एसिडिक वॉलंटरी एक्शन, बहुत सारे। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमोग्लोबिन हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे खून में क्या होता है, हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से हमारा खून लाल कलर का होता है, और वो क्या है? एक आयरन कंपाउंड है। तो हेमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। खून के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। फिर नेक्स्ट है डैश इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो ये थोरैसिक कैविटी है, जो थोरैसिक केस दिख रहा है, ये चेस्ट वाला, ये जो चेस्ट होता है ना ह्यूमन बीइंग का, ये थोरैसिक कैविटी है, और हमारा नीचे का एब्डोमेन होता है, ये जो पेट है ना, पेट एब्डोमेन होता है। तो उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? तो उसमें बता दूं कि इसके बीच में प्रेजेंट होता है डायफ्रागम, जो कि हमारे लंग्स और इसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका? डायफ्रागम। लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है डायफ्रागम, जो कि हमारा ऑक्सीजन जब लेते हैं हम लोग तो ये चेस्ट फूलता है ना, फूल गया, अब छोड़ दिया तो नीचे अंदर हो गया, तो एक्सपांड और रिलैक्स करने का काम करता है डायफ्रागम। फिर तीसरा है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स होते हैं, मैंने पढ़ाया आपको। तो कार्डियक मसल्स क्या है? वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? तो इनवॉलेंट्री है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कार्डियक मसल्स होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, इसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे दिल का धड़कना कंट्रोल कर पाते हैं क्या? नहीं, तो इनवॉलेंट्री आ गया। फिर नेक्स्ट है पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पीएच होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने आपको पढ़ाया था, तो लगभग 7.4 होता है। तो इसका मतलब वो क्या है? अल्कालाइन है। अल्कालाइन, देखो ऑप्शन में अल्कालाइन होगा, देखो ये, देखो ये अल्कालाइन, ठीक है। तो पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अल्कालाइन इन नेचर। एंड लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी अकर्स इन डैश, मतलब जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पस्कल बोल लो आप, ये कहां बनता है? ये हमारे रेड बोन मैरो में बनता है। किसमें बनता है? हमारे हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, रेड बोन मैरो, ठीक है, किसमें बनता है? रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है। जो आपने कभी नॉनवेज खाया होगा तो हड्डी के अंदर देखो ऐसा एक रेड कलर का निकलता है, जब पक जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसको हम लोग ऐसा चूसते हैं, ठीक है, आपने देखा है, वही होता है रेड बोन मैरो, जो इंसानों के या फिर हर एक जानवर की हड्डी के बीच में पाया जाता है और उसी के अंदर आरबीसी बना जाता है। करेक्ट है? समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे इस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ऑड मैन आउट। 4 ऑप्शन 1 2 3 4 5 दिया हुआ, इसमें ऑड मैन आउट क्या करना है? ये ए है, ओ है, के है, ए बी एंड बी है। ये क्या है? ये किसके नाम है? ये है ब्लड ग्रुप के नाम। तो उसमें से ए ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और बी ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन के ब्लड ग्रुप नहीं है। के इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, तो इसका ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा? के, ठीक है। ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो के इज द आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कार्पस्कल। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको एक चीज समझेगा कि यहां पे जो ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है, प्लेटलेट्स भी ब्लड के अंदर होता है, ब्लड कार्पस्कल आरबीसी वो भी ब्लड के अंदर ही होता है, लेकिन ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो है ये एक प्रोसेस है, बाकी सब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहां पे ट्रेकिया, एल्वियोलाई, डायफ्रागम और कैपिलरीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑड मैन आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों कैपिलरीज, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे, इसको आप देखोगे तो जो ट्रेकिया है, एल्वियोलाई है या फिर डायफ्रागम है, ये सब लंग्स का पार्ट है, ये सब लंग्स का पार्ट है, लेकिन कैपिलरी जो है वो लंग्स का पार्ट नहीं है, ये बहुत अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, तो कैपिलरीज इज द
ऑड मैन आउट। समझ में आ गया? बाकी सब ये ट्रेकिया भी लंग्स का पार्ट है, एल्वियोलाई भी लंग्स का पार्ट है, डायफ्रागम भी लंग्स का पार्ट है, लेकिन कैपिलरीज एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। एंड लास्ट है न्यूट्रोफिल्स, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों यहां पे आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, प्रोथ्रोम्बिन एक तरीके से क्या है, ये आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चीज है जो हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जो इसमें आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये एक टाइप का ब्लड सेल है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है ना, ये इसका ऑड मैन हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लोब्यूल्स है, ये एल्ब्यूलिन्स है, ठीक है ना, ये क्या है, प्लाज्मा का पार्ट है। ग्लोब्यूलिन्स हो गया, एल्ब्यूमिन्स हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये एक्चुअली ना ब्लड के अंदर जो एक पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, तो उसका एक कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है। लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स जो लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स ये क्या है, ये ब्लड का एक टाइप का सेल है, ये ब्लड का एक टाइप का सेल है, तो इसको तो काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको जो भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस आपको बता दिया, यानी कि कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा, जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, होता है टोटली कंप्लीट। तो बस अब अगले लेक्चर का इंतजार कर लो, इसमें आगे के चैप्टर्स भी हम लोग आपको करा देंगे, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना, बहुत सारी चीज एप्लीकेशन पे आएगी, और होपफुली ये भी हम लोग एप्लीकेशन पे ही आगे जाके पढ़ाएंगे आप लोग को। तो बस बने रहना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।